हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ के हम जो नेक्स्ट जो मतलब यूनिट है उसमें 5 सब यूनिट है। हम वन बाई वन इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर फर्स्ट सब यूनिट की बात करें तो उसमें कहा गया था कि एक स्टेट को बनाने में कैसे दूसरी स्टेट का अहम रोल अदा होता है। तो इसमें यही हम पढ़ेंगे। जैसे हम देख सकते हैं, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट की बात हो रही है, इसमें थ्योरीज और मॉडल और कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो इसका मीनिंग यही है कि स्टेट कैसे एक एक्सेप्टिंग पॉलिटिकल एंट्री करती है मेंबर्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कैसे उसको राइट को एंजॉय करती है, ऑब्लिगेशंस और इंटरनेशनल की बात करें। उसके बाद हम बात करें कि यही कहा गया था, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स मीन्स एक्सेप्टिंग अ पॉलिटिकल entities members of international communities. It acknowledge the entry of capacity to enjoy right obligation international law. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं, जब इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान का इशू हो रहा था, जैसे 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, फिर उसके बाद जो था बांग्लादेश की हेल्प किसने की, इंडिया की थी। और उसके बाद जो थी यूएन के मेंबर्स थे, उन्होंने बांग्लादेश को सॉवरेन कंट्री माना गया था। अगर हम उसकी थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी थी, इसमें यही कहा गया था कि कैसे हम रिकॉग्नाइजेशन स्टेटहुड की बात करते हैं, विदाउट रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, स्टेट इंटायरली कैन नॉट बी बीट इंटरनेशनल लॉ। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो हमने कल यही पढ़ा था, ओपहम की बात हुई थी, हीगल ऑफ फिलासफी की बात हुई, जिसमें ताइवान का इशू मैनी स्टेट डू नॉट रिकॉग्नाइज इट ऑफिशियली। उसके बाद हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ थ्योरी की बात करें, स्टेट एग्जिस्ट इट फुलफिल्स, इसमें ये कह सकते हैं कन्वेंशन हुई थी, आप देखते हैं परमानेंट से मतलब कैसे एक कंट्रीज के ऊपर होना चाहिए कि एक मतलब जो कंट्री है उसके मतलब ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए और सॉवरेन होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ये कहा गया था, ये कौन सी कन्वेंशन में कहा गया था, मॉन्टेविडो कन्वेंशन 1933। और उसके बाद कैल्सन प्योर थ्योरीज ऑफ लॉ। इसके बाद हम बात करें, इंडिया रिकोगनाइज किया था पैलेस्तीन को, जो इंडिया ने जल्दी रिकोगनाइज कर लिया था, चाहे वो सब नेशन उनसे नहीं किया था, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि एविडेंसी थ्योरीज मॉडर्न व्यूज़ के बारे में यही कहा गया, स्टेट गुड्स बट नॉट रिकोगनाइज, फोकस यू कर इफेक्टिव कंट्रोल इंडिपेंडेंस। और ये इंटरनेशनल लॉ की बात हुई, जिसमें साउथ सूडान 2011 में जो था यूएन का मेंबर बना था। अगर इसके हम मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला जो था एक्सप्रेस था, जिसमें यही कहा गया था कि फार्मल डिप्लोमेट डिक्लेरेशन ऑफ ट्रीटी होना चाहिए। इसमें इंडिया जो था ऑफिशियली जो था रिकोगनाइज हुआ था रशिया सॉरी इसराइल के साथ 1950 में। इसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ था कि इसमें कह सकते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट ट्रेड्स रिलेशंस ओपनिंग इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे, एग्जांपल की बात करें, इंडिया ट्रेड रिलेशन विद ताइवान विदाउट फॉर्मल रिकॉग्निशन। इसके में डी फैक्टो की बात करें, इसमें यही कहा गया था, टेम्परेरी कंडीशनल रिकॉग्नाइज टिल लेजिटिमेट एस्टेब्लिश। इसमें ताइवान रजीम जो था अफगानिस्तान में होता, सम कंट्री डील बट नॉट, कुछ कंट्रीज ने नहीं किया था। उसके बाद हम करें डी जोर्स की बात करें रिकॉग्नाइज, इसमें परमानेंट अनकंडीशनल की बात हो रही, इसमें इंडिया रिकॉग्नाइज बांग्लादेश 1971, ठीक। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंस की बात करें, सबसे पहले यही कहा गया, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की बात करें, इसमें यही कहा गया था, इंटायरिस गेट्स राइट्स ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज मेंबरशिप्स। फिर उसके हम बात करें कि डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें, इसमें एक्सचेंज हो रही थी एम्बेसी इन वे स्टेट स्टार्ट ऑफ ऑफिशियली। इसमें लीगल कैपेसिटी की बात करें, स्टेट कैन बी स्यूड बट स्यूड इन इंटरनेशनल कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इम्यूनिटी की बात हो रही है, जिसमें इम्यूनिटी अंडर वियना कन्वेंशन अप्लाई। इसमें एसेस की बात करो, आईजीओ रिकॉग्नाइज कर रहा है, स्टेट कैन अप्लाई, यूएन डब्ल्यूटीओ आईएमएफ एक्स्ट्रा की बात हो रही है। उसके हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल के साथ भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है टिनको एप्लीकेशन 1923 में इसे यही कहा गया था, रिकॉग्नाइज किया था कि यूके नॉट ए सेनेट फॉर कोस्टा रिचा गवर्नमेंट लेजिटिमेट। उसके बाद लेटर पर व्यू जो थे उन्होंने यही कहा गया था कि एम्फसाइज डैट नॉन रिकॉग्नाइज वैल्यूड कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमाइंस। उसके बाद साउथ सूडान जो थी उन्होंने 2011 में किया था इंडिपेंडेंस, बिकम यूएन मेंबर्स। उसके बाद ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैलेस्टाइन इंडिया रिकॉग्नाइज किया था अर्ली बट कंट्रीज स्टिल डिबेट, ठीक। तो इसमें ये आप शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं, इसमें हमने में क्या पढ़ा, ठीक है, वन लाइनर्स। इसमें जो मेन चीज़ है मैं उसको बाद में बताऊंगा, फिलहाल जो जेके पीएससी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसमें यही कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में किसी नई कंट्री का रिकॉग्नाइजेशन से होता है, कुछ लोग जन्म के बाद नाम रखते हैं डिक्लेरेशन थ्योरी, और कुछ लोग कहते हैं कि नाम रखे ही दुनिया नहीं मांगती कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें रिकॉग्नाइजेशन इसमें टेबल की हमने बात करी, तो उसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की थी उसमें हेगल की बात की थी, जो इनकी बुक्स थी वो फिलासफी ऑफ राइट थी, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज थी। उसके बाद हम इसकी बात करें यूनिक की बात करें, कुछ फैक्चुअल पॉइंट की, स्टेट बिकम्स ए लीगल पर्सन ओनली इफ रिकॉग्नाइज बाई अदर स्टेट। अगर कोई भी कंट्री एक सॉवरेन बन रही है, लीगल पर्सन बन रही है, बट उसके साथ में दूसरी कंट्री का भी उसका बात होनी चाहिए, मतलब दूसरी कंट्री भी उसको रिकोनाइज करे। उसके बाद ये था कि कम्युनिटी कंसिस्ट कर थी। उसके बाद डिक्लेरेशन थ्योरीज की बात करें, कैल्सन की थी, इसमें प्योर थ्योरीज ऑफ लॉ था। इसमें यही कहा गया था कि रिकॉग्नाइजेशन जस्ट डिक्लेरेशन नॉट क्रिएशन, इसमें यही कहा गया। तो इनका जो 1933 में कन्वेंशन आया था उसमें यही कहा था थ्योरी लीगल शेप की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जो थी इन्होंने 4 चीज़ें मेन कही थी। इसमें यही कहा गया था कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट और रिलेशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात एविडेंस थ्योरी की बात करें, एविडेंटरी थ्योरी की, तो इसमें ये मॉडर्न अप्रोच थी। इसमें जो थे आईएन ब्रोली थे, उसमें बाद मैकलोन्स एंड शाह थे। इसके अगर बुक्स की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल शाह की बात हो रही है। इसमें यही कहा गया था एविडेंस इफेक्टिव कंट्रोल्स नॉट सोर्स, इम्फेसाइज कर रहा था फैक्चुअल कंट्रोल को ओवर टेरिटरी की बात करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, जो नेक्स्ट जो कन्वेंशन हुई थी वो कब हुई थी, 1933 में। इनके जो रीजनल अमेरिकन ट्रीटीज में इनका ऑफिशियल कन्वेंशन ट्रीटीज हुआ था, इसमें प्रोवाइड किया था वही जो हमने ऊपर पढ़ लिया, जिसमें पॉपुलेशन की बात हो रही है, टेरिटरी, गवर्नमेंट और कैपेसिटी की बात हो रही है, उस बेसिस ऑन डिक्लेरेशन। तो आप ये देख सकते हैं दोनों की चीज़ें सेम है, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो ये क्या था, टेरिटरीज की बात हो रही है, जैसे ये देखें डिक्लेरेशन, इसमें पॉपुलेशन थी, टेरिटरी, गवर्नमेंट्स और रिलेशन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें यही था कि मोड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है। इसमें अगर थिंकर्स की बात करें, स्ट्राक थे, उनकी अगर बात करें, एंड बुक्स की बात करें, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है। इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्सप्रेस वर्सेस एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन, और फर्स्ट प्रॉपर एनालिसिस इन्होंने किया था डी फैक्टो वर्सेस डी ज्यूरे रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन। अगर इनकी थिंकर्स की बात करें, सर हर्ष लेटर पर थे इंस्पिरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें यही कहा गया था इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इम्यूनिटीज़ की बात हो रही है, इसमें लीगल ड्यूटी नॉट जस्ट पॉलिटिकल विल्स। अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें तो ये आप इंपॉर्टेंट केस याद कर लेना, मे बी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आईसीजे की रिपोर्ट है, और इसमें यही कहा गया था कि क्लैरिफाई किया था रिकॉग्नाइजेशन और इफेक्टिव एस्यूम केस जो था डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर था, ठीक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के रिलेटेड तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन का जन्म पत्र, तो ये 1933 की बात हो रही है। अगर हीगल्स और फिल्म्स की बात करें, इसमें वर्थ कॉन्सिक्वेंट की बात हो रही है। उसके बाद लेटर्स वर्सेस कल्सिन की बात करें, रिकॉग्नाइजेशन बस फॉर्म की है, डेलिक्रेटी की बात हो रही है। और आयर ब्रोनी ने बोला था कि अफेक्टिव कंट्रोल्स इन रियल डील्स एविडेंस ट्री, और ये डी फैक्टो जो थे अभी टेम्परेरी थे बाई, ये जो था ये भी परमानेंट थे, ठीक है। एक जो डी फैक्टर थे वो टेम्परेरी थे, और डी जो थे वो परमानेंट थे, ठीक। आई होप ये आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मुझे पता है ये जो सब यूनिट है ये बहुत मतलब इरिटेटेड टाइप का है, तो कोई नहीं, हम इसको अच्छे से देख लेंगे। बाकी हम नेक्स्ट यूनिट की हम तरफ जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले यही है रिकॉग्नाइजेशन जो है, मतलब इसके अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था रिकॉग्नाइजेशन इज़ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंट्री एंड सॉवरेन स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। फर्स्ट पॉइंट जो था वो किया था हेगल्स ने फिलासफी ऑफ राइट 1821 में। अगर नेक्स्ट की थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डिक्लेरेटिव और एविडेंस, ठीक है। अगर इसके हम थेस्पोर्टिस की बात करें, इसमें जो थे हीगल्स की बात हो रही है, और जो थी सेकंड जो थी क्लासिन की बात हो रही थी, उसमें लेटर पर्स की बात हो रही थी। उसके बाद एविडेंस थ्योरी की बात करें, एन ब्रोलिन्स और उसके मैकलूम्स शाह की बात हो रही है, ठीक है। और हमने उसके बाद 1933 की जो मतलब स्टेटहुड की बात की थी, इसमें 4 चीज़ें हमने बात की थी। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करी, टेरिटरी की बात की थी, उसके बाद गवर्नमेंट की, और उसके बाद ये कहा गया था कैपेसिटी होनी चाहिए रिलेशन विद अदर स्टेट के पास, ठीक है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था मोड की हम बात करें, एक्सप्रेस जो होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन और इम्पाइल्ड होना चाहिए, और डिफेक्टो का क्या मतलब है, और डिजूरियस का मतलब होना चाहिए। एक्सप्रेस ये होता था कि फॉर ऑफिशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए टेरिटरी डिक्लेरेशन की। उसके बाद ये ट्रेड सेंडिंग डिप्लोमेट्स की होगी, और डिफेक्टो जो हो गया वो टेम्परेरी हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद डी यूरे था वो परमानेंट था। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें कॉन्सिक्वेंस की, सबसे पहले ये था इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, राइट टू इंटर इंटू ट्रीटीज की बात हो रही है, इसमें एबिलिटी की बात करें, IGO, UN, WTO की बात है। उसके बाद डिप्लोमेट इम्यूनिटीज़ की बात करें, प्रिविलेज की, ICJ जो था उसमें यही लीगल डिस्प्यूट्स की बात करें। अगर हम केसेस की बात करें, लैंड रिपार्क की बात करें, तो ये आप केस याद कर लेना, मे बी एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो मैंने फैक्चुअल और थ्योरी बेस दोनों रखा हुआ है, तो इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडर्न एग्जाम्पल की हम बात कर सकें तो उसके बाद हम कह सकते हैं बांग्लादेश 1971 की बात हो रही है, साउथ सूडान जो था 2011 की बात हो रही है, और ताइवान जो था लिमिटेड जो रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट कर रहा था स्टेट कोड का, और पैलेस्टाइन जो था रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर्स UN 130 मेंबर्स की बात हो रही है, बट नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, उसके बाद रेसेंट की हम बात करें, रेसेंट क्या हुआ, तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान को डी फैक्टो रिकोगनाइज बाई सम कंट्रीज। उसके बाद हम बात करें को रिकोगनाइजेशन स्टिल डिस्प्यूटेड अमोंग UN। उसके बाद हम नेक्स्ट कर सकते हैं कि जो एग्जांपल है तो उसमें लेक्स वाइड रिकोगनाइजेशन। अगर इंपॉर्टेंस बुक्स की बात करें, हमने ऊपर पढ़ लिया, फिर भी हम रिवीजन के हिसाब से देखे थे, तो इसमें इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी जो अहम थे, फिर रिकोगनाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ जो थे इलेक्ट्रिक थे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ जो थे शाह की बात हो रही है, और उसके बाद इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो स्टार की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद हम ये MCQs की बात करते हैं। सबसे पहले ये MCQs में ये आता है द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इम्पाइल्ड था। इसका आंसर आप दे सकते हैं कि कन्फर्म स्टेटहुड। इसमें यही कहा गया था कि अब हमने ये बात की थी कि स्टेटहुड विदाउट रिकॉग्नाइजेशन अदर स्टेट भी एंट्री कैन नॉट अटेंड लीगल पर्सनैलिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें यही कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन लेड डाउन टू क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। इसमें ये था कि 1933 की हमने बात की थी, जिसमें उन्होंने 4 पार्ट की बात की थी कि पॉपुलेशन होनी चाहिए कंट्री के बीच में, टेरिटरी होनी चाहिए गवर्नमेंट, और कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रिलेशन कैसे रखेगा। ठीक है, अगर डिफेक्टो की हम बात करें, डिफेक्टो जो था वो टेम्परेरी था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज रिकॉग्नाइजिंग इन डिक्लेयरिंग नॉट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसमें जो था 1923 की बात हो रही है। इसमें यही कहा गया था, अर्बिटर की बात हो रही थी, इसमें लेकिन गवर्नमेंट डज नॉट डिपेंड इट्स ऑन रिकॉग्नाइजेशन बट अदर स्टेट। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट बिकॉज, तो इसका आंसर ये था गवर्नमेंट कैन बी चेंज बट स्टेटहुड इज परमानेंट। ठीक, ये यानी कि गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो सकती है लेकिन स्टेटहुड तो सेम ही रहेगा ना, कंट्री तो सेम ही रहेगी ना, परमानेंट रहेगी ना। तो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट डिक्लेरेटिव की थ्योरीज में यही जो था क्लासियन थे। ठीक है, अगर विच ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाई इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो था इजराइल था। ठीक है, उसके बाद करें 8th क्वेश्चन था एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग एम्बेसडर इंडिकेट विच टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें जो था इम्प्लाइड की बात हो रही है। हु ऑथर द बुक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इसमें जो थे लेटर पच थे। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करें साउथ सूडान ने जो था एग्जाम्पल किसकी थी, तो इसमें ये कह सकते हैं डे जूरे रिकॉग्नाइजेशन, आप ये कह सकते हैं डिफेक्टो जो था टेम्परेरी था और डी जूर जो था वो परमानेंट था। ठीक, तो हम सेकंड सब यूनिट की बात करें तो इसमें यही कह सकते हैं मीनिंग ऑफ स्टेट सक्सेशन। इसमें यही कहा गया था कि स्टेट सक्सेशन रेफर जो था लीगल प्रोसेस की बात हो रही, वेयर वन स्टेट टेक्स आवर्स राइट एंड ओब्लिगेशन अदर स्टेट्स टेरिटरी की बात करें। ठीक है, कि जब के मतलब एक स्टेट डिवाइड होती मर्ज होती थी तो नए स्टेट को लीगली राइट्स मिलिट्री टेरिटरी डिबेट्स किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ऑप्शन की बात हो रही है जिसमें स्टेट सक्सेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन बाय एन अदर्स आवर टेरिटरी इन इंटरनेशनल लॉ ओब्लिगेशंस, उससे वेना कन्वेंशन की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन की बात करें, यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन की यूनिवर्सल की बात करें, इसमें यही कहा गया था। एक्सप्लेनेशन की बात करें कंप्लीट ऑब्जर्व बाय वन स्टेट बाय एन अदर, इसमें एग्जाम्पल की बात करें सिक्किम जो मर्ज हुआ था इंडिया के साथ 1975 में। उसके पार्शियल सक्सेशन की बात करें पार्ट स्टेट ब्रेक्स अवे बिकम्स न्यू स्टेट, इसमें बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान की बात हो रही है। उसके बाद हम सक्सेशन की बात करें तो इसमें टेरिटरी फोर्सबिलिटी ब्रेक अवे, जिसमें साउथ सूडान जो था 2011 में सूडान बना था। उसके बाद यूनिफिकेशन की बात करें टू स्टेट वैलिटी मर्ज, जिसमें जर्मनी हुआ था 1990 में। अगर इसके मैं बात करें थ्योरीज की बात करें स्टेट सक्सेशन की बात हो रही है तो इसमें यही था कि ये न्यू स्टेट जो थी वो क्या करें राइट इन ओब्लिगेशन थी। अगर सपोर्टर की बात करें ओपन हिम थे। उसके बाद क्लीन स्टेट की बात करें तो इसमें यही का तबला रासा थ्योरी जो थी इसमें यही कहा गया था कि न्यू स्टेट इज बॉन्ड बाय
प्रोड्यूस्ड ओब्लिगेशंस अनलेस इट्स एग्रीज। अगर इसमें कन्वेंशन की बात करें, वीना कन्वेंशन 1978। अगर कंटिन्यूस थ्योरी की बात करें, स्टेट रिटेल्स आइडेंटिफाइज डिस्प्यूट चेंज, इसमें क्लासन की बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का 1947 की बात हो रही है। इसमें ये कहते हैं इंडिया बिकेम सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान वाज न्यू स्टेट। अगर रशिया आफ्टर यूक्रेन की बात करें, रशिया आफ्टर यूएसएसआर की बात करें, रशिया क्लेम लीगल कंटिन्यूटी ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद यूगोस्लेविया ब्रेक डाउन की बात करें, इसमें न्यू जो बल्कि स्टेट से अडॉप्ट हुए थे क्लीन स्टेट अप्रोच की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। इसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, इसमें यही कहा गया है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज व्हेन ए स्टेट कमिट इंटरनेशनल रॉन्गफुल्स, जिसमें वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ हो रही है। एग्जांपल, जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती, ह्यूमन राइट वायलेट करती है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स की बात करें, इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स है रॉन्ग एक्ट था, इसमें वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद नेक्स्ट जो था एट्रीब्यूशंस ऑफ स्टेट्स में कॉन्टेक्ट्स पे ऑर्गन ऑफिशियल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल इन सर्टन केसेस। इसमें थर्ड की बात करें नो लीगल जस्टिफिकेशन। अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है, इसमें एक्ट ऑफ स्टेट ऑर्गन की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू द स्टेट्स। इसमें ईरान होस्टेज क्राइसिस 1979 की हो रही है। इसमें ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात करें, वायलेटिंग और कस्टमरी लॉ है, जिसमें म्यांमार और रोहिंग्या इशू हो गया। उसमें ड्यूलगेंस की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि हार्मफुल एक्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं, जैसे साइबर अटैक हो गया। उसके बाद रिपरेशन प्रिंसिपल की बात करें, एप्लीकेशन टू कम्पनसेट फॉर रॉन्ग एक्ट, और इसमें जर्मनी जो था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो रही है। अगर उसके बाद करें मोड्स ऑफ रिपरेशन की बात करें तो इसमें यह था रिस्टोरेशन रिस्टोर कर था सिचुएशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन की बात करें, मॉनेटरी डैमेज इंजरी। उसके बाद सर्टिफिकेशन की एक्नॉलेजमेंट ऑफ रॉन्गफुल ऑब्लिगेशन। अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कोरफो चैनल केस यूके अब्रहानी 1949। इसमें यही कहा गया था नॉट फॉरिंग अबाउट माइंड्स। उसमें यूएसए डिप्लोमेट सिर खान की बात हो रही थी। इसमें ईरान हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इसी अटैक। उसके बाद नेक्स्ट जो 1970 में हुआ था टेररिज्म केस, इसमें ये डिफाइन किया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अर्ज कम्युनिस्ट की बात करें तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, आप ये देख सकते हैं ABCR मैंने किया, आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हम पूरा कंक्लूजन की बात करें, स्टेट सक्सेशन इस का मतलब जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिप्लेस करती है और उसके सारे राइट ड्यूटी डेप्ट ले लेती है। और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई स्टेट गलती करे, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन करे, तो इंटरनेशनल जवाब दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन है जो हमने ऊपर इतना जो लंबा चिट्ठा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम स्टेट सक्सेशन की बात करें तो बुक्स थिंकर्स की बात करें तो उसमें सबसे अहम की हमने बात कर ली थी। इसमें स्टेट सक्सेशन रिप्लेसमेंट कर रहा था वन स्टेट टू अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशन और टेरिटरी। उसमें हर्ष की बात करें, इनकी जो बुक्स है रिकॉग्नाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ, इसमें इम्फाइज कर रहा था सक्सेशन अफेक्ट टेरिटरीज एंड एप्लीकेशन टू सवरेंटी। उसके बाद DPO की बात करें, DPO की स्टेट सक्सेशन की बात करें तो उसमें एक्सप्लॉयट कर रहा था स्टेट सक्सेशन। उसके बाद आयरन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था, उसके बाद वीना की बात करें, इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह आर्टिकल 2 की डिफाइन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात कर सकते तो इसमें ये कह सकते हैं फ्रेम्स थे, उन्होंने कहा था कि सक्सेशन अफेक्ट जो थे मेनली टाइटल्स ऑफ टेरिटरी बट आल्सो लीगल पर्सनैलिटी टू स्टेट्स एंड इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट करें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकर्स कोटेशन की बात करें तो उसमें होगो हमने कल अच्छे से पढ़ा था। इसमें उन्होंने बुक्स जो थी उनकी डी जूलियर बेल थी, उसमें लॉ ऑफ वार्स एंड पीस थी, जिसमें उन्होंने फाउंडर किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। उसके बाद रोबर्टो अगो की बात करें, इंटरनेशनल लॉ जो था ILC रिपोर्ट की थी, इसमें फ्रेम किया था ड्राफ्ट आर्टिकल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल रॉन्ग एक्ट। अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें जेम्स की बात हो रही है, जिसमें ये था इंटरनेशनल लॉ कमीशन जो आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये इसका अगर कोटेशन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि डेवलप कर रहा था मॉडर्न कोडिफिकेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये फोकस कर रहे थे एट्रीब्यूशंस एंड रिपरेशन प्रिंसिपल। अगर उसके बाद हम करें शॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था एप्लीकेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद PCIG परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें, 1928 में जो केस हुआ था करजो फैक्ट्री केस, इसमें यही कहा गया था कि एवरी इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट स्टेट इंटायर्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम बात करें कि
इंपॉर्टेंट कोटेशन की, तो इसमें रॉबर्ट ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज कर रही थी व्हेन स्टेट कम्युनिटी एक्ट हो रहा था, इसमें यही कहा था रॉन्गफुल इंटरनेशनल रिगार्ड तक। उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने जो था उस कहा गया था कि रिपीटेशन मस्ट एज फार एज पॉसिबल वाइप्स अप ऑल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ लीगल एक्ट्स मस्ट रीड बुक्स। ये बुक्स आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छे से कर लिया, तो अब ये देखते हैं मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें यही कहा गया था, हु डिफाइंड एज स्टेट सक्सेशंस एज रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर अवर टेरिटरीज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो उससे अब हम था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन कोडिफाइड द लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन विद रिप्रेजेंट टू टेरिटरी, तो इसका आंसर था वेना कन्वेंशन की बात हो रही है। अगर उसके बात करें द क्लीन स्टेट टबुला रासा थ्योरी इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद स्टेट सक्सेशन, उसका सेकंड जो था वो मर्ज हुआ था इंडिया के साथ, किसकी एग्जांपल है, यूनिवर्सल सक्सेशन की बात करें। उसके बाद दी चौर फैक्ट्री जो थी वो एसोसिएट हुई थी विद प्रिंसिपल, तो इसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, विच आर्टिकल ILC ड्राफ्ट हुआ था, आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी इंटरनेशनल रॉन्गफुल्स एक्ट स्टेट्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आर्टिकल फर्स्ट की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन, विच the principles that act of state organs even if ultra vires attributes to the state call, इसमें एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बात हो रही है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि एवरी न्यू स्टेट स्टार्ट विद क्लीन स्लेट्स इट चूजेस एक्सेप्ट पीरियड्स ऑब्लिगेशंस, और इसका क्लीन स्लेट थ्योरी थी। उसके बाद 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें इंटरनेशनल ILC की फाइनलाइज कर रहे हैं ड्राफ्ट आर्टिकल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच ईयर्स, इसका 2001 था। उसके बाद 10th क्वेश्चन की आप देख सकते हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं रिकोगनाइजेशन मॉडर्न स्टेट सक्सेशन डिक्लेरेशन ऑफ वार्स। फिर उसके बाद आप कोल्फो चैनल जो हमने जो पढ़ा था उसका स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ओरिजिनल सिचुएशन बिफोर्स की बात हो रही है। इसमें यही कहा गया था कि कैसे मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर मतलब बात करेगी, कैसे उसके ऊपर करेगी। ठीक है, तो उसका आंसर ये था रिस्टिट्यूशन। 13 क्वेश्चन। अगर 14 क्वेश्चन की हम बात करें कि बांग्लादेश जो एमरजेंसी हुआ था 1970 और किसकी एग्जाम्पल थी, तो वो ये थी सक्सेशन की। उसके बाद 15 क्वेश्चन की हम बात करें वी थिंकर एसोसिएटेड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, उसमें हॉगो की थी। उसके बाद 16 आप देख सकते हैं कि वीना कन्वेंशन जो थी स्टेट रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, तो जो था 1983 था। 17 जो था कि इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल मेन एप्लीकेशन और जो थे वो एर्गो की बात हो रही। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 19 क्वेश्चन की, तो इसमें यही था कि विच कोर्ट गेव फेमस रूलिंग्स की बात हो रही है, इसमें 1970 में, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। उसके बाद 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सब यूनिट है, तो उसमें हम किसकी बात करें, लॉ ऑफ सीज एयर स्पेस एंड वाटर स्पेस। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लॉ ऑफ सी का मतलब क्या है। इसमें ये रेगुलेट करा स्टेट्स यूज ओशंस सी एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज। इसमें ये था कि ये गवर्न कर रहा था फिशिंग्स राइट, उसके मिनरल्स एक्सप्लोटेशन, मराइन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा, उसके बाद डिपार्टमेंट ट्रेड रोटेट मिलिट्री स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स कर रहा था। अगर की जोन की बात करें तो इसमें की कन्वेंशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशन की बात करें साइन की हो रही है। उसके बाद किसकी कैबिन 1994 में। ठीक है, अगर उसके हम बात करें कि मैरीटाइम जोन अंडर UNCLO की बात करें, इसमें टेरिटरी सी थी अप टू 12 नेचुरल माइल्स, इसमें फुल सेवरेंटी की बात हो रही थी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस जोन की बात करें अप टू 24 की बात हो रही है, इसमें कस्टम इमिग्रेशन सैनिटेशन कंट्रोल की बात हो रही है। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन की बात करें अप टू 200 की बात हो रही है, इसमें ये कहा कि राइट ऑफ रिसोर्स उठे पे कॉन्टिन्यूस शेल की बात है 350 न्यूट्रल माइल्स थे। इसमें अगर राइट टू सिल्व एंड सब सोयल मिनरल की बात करें, इसमें हाई सी की इंटरनेशनल वाटर की बात करें बियॉन्ड EEZ था। इसमें फ्रीडम ऑफ नेगोशिएशन फॉर ऑल स्टेट की बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंट केसेस की बात करें, इसमें जो था 1974 में UK वर्सेस आइसलैंड हुआ था, फिशरी के बेस पे हुआ था। उसके बाद साउथ चाइना इम्प्लिकेशन हुआ था जो फिलिपीन वर्सेस चाइना हुआ था 2016। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया रेटिफाइड UNLCOS के 1995। उसके बाद इंडिया हैज़ 2 मीटर स्क्वेयर जो कि एम था
EEZ था। अगर लॉ ऑफ एयर स्पेस की बात करें, इसमें यही कहा गया था कि एयर लॉ जो था वो गौर कर रहा था यूज़ ऑफ एयर स्पेस अब स्टेट एंड रेगुलेट इंटरनेशनल। इसमें यही कहा गया, इंश्योर किया था कि कैसे हम इसके ऊपर काम करें। अगर की कन्वेंशन की बात करें, इसमें पेरिस की बात हो रही है, जो 1990 में सॉवरेन स्टेट वो अवर स्पेस की बात हो रही है। अगर चिकागो कन्वेंशन की बात करें, 1944 में ICAO हुआ था, इसमें कह सकते हैं रूल्स जो इंटरनेशनल एयर रूटीन थे। इसमें टोक्यो कन्वेंशन की बात करें, 1963 में जो थे क्राइम ऑन बोर्ड जो एयरक्राफ्ट जस्टिफिकेशन की बात करें। उसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एयर लॉ की बात करें, इसमें यही कहा गया था कि कंप्लीट सॉवरेन प्रिंसिपल हुआ था। इसमें ये कहा गया एवरी स्टेट जो है वो कंप्लीट एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी, जिसमें अवर स्पेस अवर टेरिटरी की बात हो रही है। इसमें फ्रीडम्स ऑफ एयर प्रिंसिपल की बात करें, इसमें सेटन प्रिंसिपल, इंटरनेशनल एविएशन फर्स्ट फ्रीडम की बात है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें सबसे पहले था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम बात करें ICAO था, जो इसका हेडक्वार्टर जो था वो कनाडा में था। ठीक है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ वाटर स्पेस की बात करें, इसमें ये डील करता है लीगल इशू के रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इट वाटर स्पेस। इसमें सेलेक्टेड बॉडी की बात हो रही है, सैटेलाइट्स की। अगर इसकी बात करें की ट्रीटीज़ की बात करें, वाटर स्पेस जो टेरिटरी था, ट्रीटी जो था, इसमें जो किसकी बात हुई 1967 में जो था स्पेस ऑफ पीसफुल पर्पस नो वेपनाइजेशन। इसमें रेस्क्यू एग्रीमेंट की बात करें, 1968 में जो था रेस्क्यू होता है रिटर्न्स की बात हो रही थी। इसमें लिबर्टी कन्वेंशन की बात करें, 1972 में जो डैमेज काज हुआ था स्पेस ऑब्जेक्ट की बात करें। इसमें रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन की बात करें, 1976 में जो था रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था इन वाटर स्पेस। उसके बाद नॉन एग्रीमेंट की बात करें, 1979 में कोर्स एक्टिविटी ऑन मोन्स की बात हो रही थी। अगर हम की प्रिंसिपल की बात करें, तो इसमें स्पेस जो था उसमें रिस्क कम्युनिस्ट की बात हो रही है, जिसमें कॉमन्स हेरिटेज सॉवरेनिटी की क्लेम्स की बात हो रही थी। अगर इन पार्टिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, UN कमेटी जो थी वो क्या कर रही थी, पीसफुल वाटर स्पेस की बात हो रही थी। अगर इंडिया की बात करें, ISR थी। ठीक है, ये दोनों ट्रिक्स आप याद कर सकते। लास्ट स्पेस की कौन सी थी, तो इसमें UNCLOS, इसमें जो है TECH, जिसमें टेरिटरी की बात हो रही है। उसके बाद कंटिन्यूस को हाई सीज कार। एयर स्पेस की बात करें, पेरिस की सॉवरेनिटी, चिकागो की ICAO। ठीक। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं स्पेस लॉ जो था IOST जो था स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं कि UNCLOS की पॉपुलर नोन्स क्या कहा था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन था। उसके बाद प्रिंसिपल स्टेट सॉवरेनिटी एयर स्पेस वाज एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसमें चिकागो का ऑप्शन होगा, पेरिस का होगा, टोक्यो का होगा, ICAO। हमने कहाँ पढ़ा है, जैसे हम देखें नोट्स में जो चीज़ पढ़ी हुई वही हमने पेरिस का नाम पढ़ा, तो पेरिस ही आएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, विच ट्रीटीज प्रोहिबिट द प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन स्पेस, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा, वाटर स्पेस। अगर हम 4 सब यूनिट की बात करें, इसमें सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट पैसिफिक की और क्वेस्ट मेथड की बात हो रही है। इसमें हम स्टेटमेंट की बात करें, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो था वो रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल इंटायर्स थ्रू लीगल डिप्लोमेट्स एंड पीसफुल मीन्स UN चार्टर आर्टिकल्स टू मेडिटेट कर रहा था। आर्टिकल 2 सेक्शन 3 आर्टिकल 33 से 38 जो था पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट की बात करें। अगर हम पैसिफिक मेथड की बात करें, नेगोशिएशन के डायरेक्ट आउट कर रहा था। जैसे हम किसकी बात करें, इंडिया चाइना डिस्प्यूट की बात गुड ऑफिसर की बात करें, जिसमें UN गुड ऑफिस इन कश्मीर इशू की बात करें, मीडिएशन की बात है, तशकान एग्रीमेंट जो थे, थर्ड जो पार्टी जो सजेशन दे रही थी। उसके बाद कॉन्सुलेशन की बात करें, ब्रिलियंट ट्रीटी था। उसके बाद हम बात कर सकते हैं अर्बिट्रेशन, इसमें जो था जो थे अल्बाना क्राइम्स जो था क्लेम जो था अर्बिट्रेशन 1872। उसको जुडिशियल सेटलमेंट्स की बात करें, इसमें ये था कि लीगल एडजस्टमेंट जो थी, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, ICJ जो एडजस्टमेंट कर रहा था किसके ऊपर, श्याम जाधव केस की बात करें। इस इंक्वायरी की बात करें, तो इसमें यही था कि फाइंड मिशंस इन्वेस्टिगेशन डिस्प्यूट थी, जिसमें डोगर्स बेन इंसिडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। अगर हम की इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ थे, उसके परमानेंट कोर्ट की बात करें, एप्लीकेशन। अगर कॉन्हेंस मैथड जो नॉन पीसफुल मीन्स थे, इसमें यही कहा गया था सबसे पहले लॉफुल जो ये था अनफ्रेंडली जो था एक्ट को रिस्पॉन्स कर रहा था एंड स्टेट्स एंड अदर एक्ट। इसमें रिस्टोरेशन की बात है, इसमें ट्रेड सेक्शन और वीज़ा वगैरह बैन था। उसके हम बात करें
रिप्रेजेंस की बात करें इसमें अनलॉ एक्ट था, इसमें हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलॉ एक्ट्स, मतलब ये था अनलॉ फुल एक्ट था, इसमें एमिंग कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, कंप्लेंट्स कर रहा था। इसे हम किसके एग्जांपल दे सकते हैं, इजराइल एयर स्ट्राइक्स और टेरर अटैक्स। इसके बाद एम्ब्रो की बात करें, इसमें यही कहा गया था कि कंप्लीट होना चाहिए प्रोहिबिटेशन ट्रेड्स विद पर्टिकुलर कंट्रीज में यूएस एम्ब्रोस एंड कोबो की बात हम बात कर सकते हैं 1962 में। अगर हम पैसिफिक की बात करें तो इसमें यही कहा गया था ब्लॉकआउट होना चाहिए ग्रीक पोर्ट्स बाय ब्रिटेन 1850 में। अगर इन्विटेशन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि इन्वेंशन की क्या हुआ था, कैसे उसके ऊपर बात हुई, इंटरफेरेंस डोमेस्टिक से, इसमें यह कि यूएस ने जो इराक के ऊपर किया था 2003 में। अगर उसके बाद वार की बात करें, ये लास्ट रिसोर्ट था रेगुलेट के बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेशन, जिसमें लॉ यूएन चार्टर चैप्टर 7 की बात है, वर्ल्ड वार इंडो पाकिस्तान वार की बात है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स से हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अगर उसके बाद हम बुक्स की बात करें, मेंस बुक होती हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं हमने हुगो की बात कर ली है, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुक्स सेम ही बुक्स हैं, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। यूएन चार्टर की बात हो रही है तो 33 से लेकर 38 की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आप एमसीक्यू दे सकते हैं कि कैसे यूएन चार्टर जो पीसफुल सेटलमेंट हुआ था, एज सेक्शन आर्टिकल 2 सेक्शन 3 की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक मेथड ऑफ डिस्प्यूट की बात हो रही है, इसमें रिपाइल्स की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें विच द प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन्स ऑफ यूएन डिस्प्यूट, इसमें आईसीजी की बात हो रही है। और जो फेमस की बात हो रही है सबसे पहले आपसे इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था 1960 में जो हुआ था, गुड ऑफिसर मीडिएशन की बात हो रही थी। उसके बाद जादव केस हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2019 में, जुडिशल सेटलमेंट था आईसीजी। उसके बाद हॉट चाइना से जो हुआ था 2016 में, ठीक। तो हम बात करें पैसिफिक मैटर जो डायलॉग डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर थी। उसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट था वो कॉन्सिविर से मेथड था, इसमें ये था कि प्रेशर होना चाहिए, फोर्स होनी चाहिए, ये हार्ड पावर था, ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करें, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन था, इसका फिफ्थ सब यूनिट की, इसमें यही था कि कैसे मतलब लॉ जो थे वो आर्म को कन्फ्लिक्ट वगैरह से कैसे रिजॉल्व कर। इसमें यही कहा गया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ को क्या कहा जाता था, इज नोन एज लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वार रेगुलेट कंडक्टिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसकी एम की बात करें, ये कहा गया था कि एम क्या था, इफेक्ट कर रहा था आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पीपल ऑफ प्रॉपरली। अगर प्रोटेक्ट की बात करें, पर्सनल हु नॉट आर नो लॉन्गर पार्टिसिपेंट हॉस्टाइल सिविलियंस बॉन्ड्स सोल्जर पीओडब्ल्यू की बात हो रही है। तो उसके बाद हम बात करें कि डेफिनेशन की बात करें, इसमें यही कहा गया था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ये था सूट ऑफ, मतलब ये रूल को मतलब करता बना रहा था, लॉ को बना रहा था कैसे जो है मतलब इंसान जिंदा रहे, कैसे एक दूसरे से हम ठीक से बर्ताव करें। उसके हम कन्वेंशन सोर्स की बात करें तो इसमें जिनेवा कन्वेंशन 1949 से लेके इसकी डिटेल ये थी कि 4 कन्वेंशन कोरस IAL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उसके हग की बात करें 1899 में और 907 उसका ये था कि रूल ऑफ मेथड्स और मीन्स ऑफ वारफेयर की बात हुई। इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करें 1977 से लेकर 2005, इसमें ये कहा गया प्रोटोकॉल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनेवा कन्वेंशन। उसके बाद कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ था, इसमें स्टेट प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। फिर उसका ICRC था, गाइडलाइन था, इसमें रेड क्रॉस जो इंटर्नशिप जो रिप्लेस कर रहा था ये प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि कैसे मतलब इस चीज़ को अपन हमने ठीक करना है। उसके बाद ये मिलिट्री नेसेसिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन और न्यूट्रलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद हम जिनेवा कन्वेंशन की बात करें, इसमें यही कहा गया था कि 106 आर्म फोर्स होने ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई मतलब सोल्जर बीमार हो गया कुछ हो गया लड़ाई के टाइम तो उसको पहले ट्रीटमेंट दो। उसके बाद अगर कोई मतलब सोल्जर मतलब जख्मी हो गया तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर कोई प्रिजनर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक। तो ये कन्वेंशन थी। उसके बाद हम बात करें एडिशनल जो थी 1977 में ये कहा गया था प्रोटोकॉल फर्स्ट इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट थी। उसके बाद प्रोटोकॉल सेकंड था, इसमें नॉन इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट। उसके बाद थर्ड जो थी रेड क्रिस्टल एम जो 2005 का था। अगर मेजर इंस्टीट्यूट की बात करें, इसमें कौन कौन से इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ऑफ रेड क्रॉस था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, UN ह्यूमन राइट कन्वेंशन और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर फेमस केस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1945 से 1946, उसमें यूगोस्लेविया का भी था, उसके रवांडा का भी था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी था। अगर हम बात करें कि ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन का मतलब कब से हुआ है, मैं शायद सबसे पहले 1991 में जो था नॉर्थ इराक का हुआ था। उसमें आप ये देख सकते हैं जो ऑपरेशन प्रोवाइड हुआ था USA UK फ्रांस। इसमें नो फ्लाई जोन सेफ हावर्स कॉरिडोर्स आफ्टर गल्फ वार। अगर 1992 में सोमालिया की बात करें जो ऑपरेशन रिस्टोर होप नाम दिया गया था, इसमें US लेड UN अथॉरिटीज रहा था। इसमें एम क्या था, ह्यूमैनिटेरियन लेड्स फाइम्स सिविल वार। अगर उसके बाद हम बात करें
1993 में हट्टी की बात हो रही है, 1994 में रवांडा की बात हो रही है। हट्टी की बात करें तो उसमें ये कहा था यूएस ट्रॉप रिस्टोर कर रहे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पोस्ट कॉप्स, उसमें फोकस ये था कि रिस्टोरिंग सिविल अथॉरिटी स्टॉप रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। अगर रवांडा की बात करें ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन ऑफ तुर्कियोस, इसमें फ्रांस ड्यूरिंग रवांडा को जेनोसाइड इसमें एस्टेब्लिश किया था सेफ जोन फॉर रिफ्यूजीज एम्ड मास किलिंग। तो उसके बाद हम बात करें 1999 में, तो ये था कोस्को था, इसमें ये कहा गया था नाटो ने किया था एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट सीरिया। फिर उसके बाद गोल ये था कि स्टॉप एथनिक्स क्लीनिंग्स। उसके बाद ये हो रहा था आउटकम ये होता कि सीरिया जो थी विड्रॉ कर दी थी यूएन एम्बेस्ड। तो उसके बाद 1999 में इस टाइमर था, इसमें ये कहा गया था कि कैसे हम यूएन पीस कीपिंग स्कोर, उसका एम ये था कि कैसे प्रिवेंट इंडोनेशिया बैक्ड मल्टी वायलेंस आफ्टर रेफरेंस। अगर 2000 की बात करें सीरिया लोइन की बात करें, यूके मिलिट्री इन्वेंशन की बात हो रही है। अगर हम बात करें 2011 की बात करें में नेटो लेड जो था उसने क्या किया था मिलिट्री इन्वेशन, इसमें अंडर रेजोल्यूशन 1973 में इसमें यही कहा गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कैसे फर्स्ट यूज़ हुआ था किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़। अगर 2015 की बात करें यमन कन्फ्लिक्ट हुआ था सूदिया के साथ कोलिशन इन्वेंशन। उसके बाद सीरिया क्राइसिस हुआ था 2011 में यूएसए अभी जो चल रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया। तो इसमें ये कह सकते हैं कि रशिया इन्वेस्टेड यूक्रेन से ग्लोबल स्ट्रेटेजी वगैरह। तो उसके बाद अगर ह्यूमैनिटेरियन से अगर आफ्टर 22 की बात करें उसमें अभी देखें रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। सूडान कन्फ्लिक्ट 2023 की बात हो रही है, उससे भी गाज़ा और इसराइल का अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ग्लोबल्स के 2025 की बात करें तो इसमें यही कहा गया था ग्लोबल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इसमें ये कहा है डिबेट पॉलिसी वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद आउटकम्स और उसके बाद स्ट्रेंथ वगैरह ग्लोबल होनी चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ आप जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर समरीज की बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले यूक्रेन और रशिया का जो है ह्यूमैनिटेरियन एड्स मिलिट्री सपोर्ट नॉन डायरेक्ट हो रहा है। उस सूडान कन्फ्लिक्ट की बात करें 2023 की बात करें ह्यूमैनिटेरियन की बात है, इसमें रिलीफ एड्स की बात है और गाजा इसराइल की हो रही है यूनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन प्लस पॉलिटिकल मीडिएशन। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पॉलिसी की बात करें तो 2025 इसमें ये कहा गया था ग्लोबल लीगल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क अपग्रेड की बात हो रही है, ठीक। तो इसके बाद ये थे इसके मतलब पिलर्स की बात करें, पिलर फर्स्ट में यही कहा गया था स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि एवरी स्टेट जो थी वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिज पॉपुलेशन जेनोसाइड वार क्राइम्स। मतलब ये पहला यही था कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को अपने मतलब जो भी हैं गवर्नमेंट है उसको संभाल के रखे क्राइम से, वार से, जेनोसाइड से। और सेकंड की बात करें ये इंटरनेशनल असिस्टेंस, इसमें यही कहा गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड असिस्ट द फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर थर्ड की बात करें ये कहा गया था टाइमली जो था, इसमें ये कहा था इफ स्टेट फेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट, मतलब अगर एक स्टेट जो है वो मतलब फेल हो रही है तो उसकी दूसरी जो कम्युनिटी है स्टेट से क्या करें उसकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये आप कन्वेंशन आप याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, इराक, सोमालिया, हट्टी, रवांडा, कोर्सिया, टाइमर, सियरा लिबिया, यमन, सीरिया एंड यूक्रेन। उसके बाद रिवीजन आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया पोजीशन की बात करें पार्टी टू जिनेवा कन्वेंशन 1949 या रेटिफिकेशन एडिशनल प्रोटोकॉल्स। उसके बाद एमसीक्यूज की बात आप कर सकते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेडिशन IGCL इस आई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें जो था ICRC। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑफ की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें जो कलेक्टिव डिफेंस की बात हो रही है। उसके में बात विच जेनेवा कन्वेंशन डील विद ट्रीटी ऑफ POW, उसमें थर्ड था, ठीक। अगर उसके बाद हम फेमस बुक्स की बात करें तो इसमें ये आप देख सकते हैं जेम्स की जो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसमें जो थे फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है। इसमें फ्रिट की बात करें, इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फिगिंग्स वार की बात हो रही है, इसमें डीप एनालिसिस ऑफ लॉ वार हो रहा है। इसमें थाइडॉन म्यूरन की बात करें, इसमें ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉज की बात हो रही है। इसमें ये कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें होगो क्रेश की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि अर्ली जो फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कंसर्न किया गया था, ठीक। तो ये जो थे आप इसकी शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये जो था हमारा इंटरनेशनल लॉ का जो सेकंड यूनिट था वो कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब बिना मतलब के डाले हुए हैं, उनका कुछ मतलब इतना नहीं है। तो अब मैं जो कुछ नई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बता दूंगा, आप इसको जब मैं PDF दूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो है मेजर ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या हुई थी अंटार्कटिका
ट्रीटीज़ जो इसने किए थे कि 1959 में इसमें प्रोहिबिट किया था मिलिट्री एक्टिविटीज़, वेपन्स टेस्टिंग एंड डिप्लोमेट अंटार्कटिका, इसमें इंश्योर किया गया था कि कैसे पीसफुल पर्पस होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें पीटीपी लिमिटेड टेस्ट बैन की 1963 में हुआ था। मैं सिर्फ ऊपर से मतलब हेडलाइन पढ़ूंगा मेन पॉइंट्स, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद करें ऑटर स्पे ट्रीटी जो था 1967 में हुआ था। उसके बाद एनपीटी हुआ था 1968 में हुआ था। अगर हम स्ट्रेटेजी आर्म्स लिमिटेशन की बात करें, थर्ड सेकंड की बात करें 1972 में, इसमें ये यूएसए और यूएसएसआर का एग्रीड हुआ था कि स्ट्रेटेजी न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें ये फ्रोज किया था आईसीबीएम। इसमें ये कहा गया था कि कैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये कब हुआ था 1972 में, ठीक है। और ये साइन हुआ डिटेंस पीरियड इस 1967 से लेकर 1959। अगर बात करें एबीबीएन जो था वो 1972 में हुआ था। इसमें यही कहा गया था कि यूएसए जो एग्री कर रहा था लिमिटेड डिप्लोमेट्स ऑफ एबीएम, जिसमें यही कहा गया था कि सिस्टम प्रिवेंट कर रहा था न्यूक्लियर डिटेंट। उसके बाद 7 जो था बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन जो था कन्वेंशन 1972। उसके बाद जो था स्ट्रेटेजी जो था थर्ड सेकंड जो था 1979 में था, ठीक। अगर उसके बाद हम बात करें इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जो था 1987। उसके बाद जो था स्ट्रेटेजी ऑफ आर्म्स रिड्यूस ट्रीटी स्टार्ट वन जो था 1991 में, इसमें ये कहा गया था कि यूएसए और यूएसएसआर जो एग्री कर रहे थे रिड्यूस न्यूक्लियर ओवरहेड्स वारहेड डिलीवरी सिस्टम्स, उसमें ये एम रिड्यूस कोल्ड वार एरा। उसके बाद केमिकल वेपन की बात करें, इसमें 1993 में हुआ था। इसमें जब बंद किया गया था कि ये जो स्टॉक्स वगैरह हैं इसको ख़त्म करके इन्फोर्स किया था 1997 में, इसको साइन किया था 1993 में डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रोक पिल्स। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी आर्म्स की बात करें थर्ड सेकंड की 1993 में हुआ था। इसमें यूएसए और यूएसएसआर रशिया जो था एग्रीड किया था लिमिटेड न्यूक्लियर्स की बात हो रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सीटीबीटी जो था वो 1996 में हुआ था। इसमें ये कहा गया था, इसका मेन पर्पज़ ये था कि बैन करना है ऑल वेपन टेस्ट एक्सप्लोरेशन। इसमें जो थी जो इसने मतलब फोर्स नहीं किया था, इसमें यूएसए चाइना जो थी नॉट रेटिफाइड, इंडिया पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया हैज़ नाइदर साइंस। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान जो था कि दो नॉर्थ कोरिया ने तीनों ने में जो था साइन नहीं किया था। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं शॉर्ट की मॉस्को जो था 2002 में, इसमें ये कहा गया था यूएसए और रशिया जो थे लिमिट डिप्लॉयड हुए थे न्यूक्लियर वार, और इसमें 17 से लेकर 2200 तक वार हेड था। इसके बाद ये फोर्स हुआ 2003 में। अगर हम बात करें न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो था उसमें 2010 में हुआ था। उसके बाद मेजर ट्रीटी एग्रीमेंट्स की बात करें 2010 के बाद जो था न्यू ट्रीटी जो थी वो 2010 में यूएसए और यूएसएसआर थी। उसके हम बात करें 2013 से आर्म ट्रेड जो 2013 से, इसमें इसका काम ये था कि फर्स्ट लीगल बाइंडिंग था, रेगुलेट कर रहा था इंटरनेशनल ट्रेड को। और उसके बाद कन्वेंशन आर्म की बात हो रही है, इसमें स्मॉल आर्म्स टैंक्स मिसाइल वगैरह भी थे। अगर इसके बाद एम्स की बात करें तो यही कहा गया था ट्रेड विद फ्यूल कन्फ्लिक्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। उसके बाद ट्रीटीज आर दी प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन, ये 2017 में हुआ था जिसमें न्यूक्लियर बैन को कहा, ट्रीटी को कहा। तो ये इंटरफोर्स हुई थी 2021 में हुई थी, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें ईरान न्यूक्लियर डील जो थी 2015 में हुई थी। इसमें जो था P5 जो थे +6 थे, +1 था। इसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी एंड ईरान थे, ठीक। उसके बाद हम बात कर सकते हैं अक्सर सिक्योरिटी पैक्ट 2021, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रशिया सस्पेंशन जो था न्यू स्टार्ट 2023 में हुआ था। उसके बाद बात करें रशिया सस्पेंशन न्यू स्टार्ट इम्पैक्ट हुआ कंटिन्यूसली टेल, ये 2025 तक चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 2024 की हम बात करें यूएसए रशिया जो था उसमें आर्म कंट्रोल टॉक हुई थी। उसके बाद 9 की हम बात करें इंडो पैसिफिक जो था 2024 से 2025। अगर हम बात करें ट्रीटीज ऑफ प्रोहिबिशन वेपन्स की बात करें, ये एक्सपेंड सपोर्ट हुआ 2024 से 2025। अगर अभी की बात करें तो जो था ईरान न्यूक्लियर डील जो थी वो डेड लॉक कंटिन्यूस था 2024 से 2025, ठीक। और उसके बाद जो लास्ट का था उसमें हम ये देख सकते हैं इमरजेंसी स्टॉक वेपन बैन्स। इसमें यही कहा गया था कि कैसे मतलब लेथर से ऑटोमेटिक वेपन्स बैन्स, और इसके ऊपर स्टिल जो था नेगोशिएशन हो रही है बियॉन्ड ईयर, कब तक रहेगा टाइम लाइन 2026, ठीक। तो हमने ये समरी चैट कर लिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अगर उसके बाद हम बात करें मेजर ह्यूमैनिटेरियंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले था क्या आया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो था वो राइट आया था, जिसमें हम बात करते हैं नॉन बाइंडिंग्स फ्यू मतलब फाउंडेशन वगैरह राइट की थी। उससे जेनीवा कन्वेंशन जो थी इसमें 4 चीज़ें मतलब बताई गई थी। इसमें सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो आर्म कन्फ्लिक्ट था इंक्लूडिंग POW सिविल। और उसके बाद 1951 में जेनोसाइड
कन्वेंशन थी, इसमें ये जेनोसाइड को डिफाइन किया था, इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह को। उसके बाद 1951 में इन्होंने कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस रेफ्यूजीज, इसमें ये कहा गया था कि डिफाइन रेफ्यूजीज, इंश्योर राइट्स, नॉन रिफ्यूजमेंट प्रिंसिपल। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें यही कहा गया था 1966 में ICCPR, इसमें सिविल राइट की बात है, इसमें लीगल बाइंडिंग्स, इसमें स्पीच, रिलीजन्स, फेयर ट्रायल्स बिकेम इनटू फोर्स 1976। उसके बाद करें 1966 में जो था इन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर राइट्स के बारे में बात की थी। अगर स्पेशल की बात करें तो इसमें जो था कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स की बात थी 1979 में, उसमें कैट जो था कन्वेंशन अगेंस्ट टर्चर, ठीक है। उसके बाद 1989 में जो था कन्वेंशन अगेंस्ट राइट टू चाइल्ड 1989 में, उसमें जो था लास्ट जो था 1990 में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर के। अगर मॉडर्न की बात करें तो उसमें यही कहा गया था कि कन्वेंशन ऑफ राइट्स पर्सनल डिसेबिलिटी। उसके बाद 2007 की बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स इंडिजिनस पीपल्स की बात है, इसमें ये कहा गया था कि कैसे पीपल्स से कल्चर और आइडेंटिफाई लैंडमार्क की बात करते हैं। उसके बाद 2011 में जो था UN गाइडलाइन प्रिंसिपल बिजनेस ह्यूमन राइट्स की बात, इसमें फ्रेमवर्क कॉपरेट हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। अगर हम रेसेंट की बात करें तो इसके टाइम से सबसे पहले जो था 2015 में SDG आया था, जिसमें 2000 एजेंडा 2030 इसमें लिंक जो थे ह्यूमन राइट के 17 गोल थे। अगर उसके बाद 2018 की बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ था सेव वाटरनी एंड रेगुलेट माइग्रेशन की बात हो रही थी। 2019 में जो था इसमें यही कहा गया था CEWAW, इसमें जेंडर वायलेंस ट्रीटी की बात हो रही थी। और 2021 की बात करें कि ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। उसके बाद 2022 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेरेशन ऑफ पैंडेमिक्स प्रिवेंट्स ह्यूमन राइट की बात है, जिसमें किसकी बात करें कोविड-19 की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम बात करें 2023 में ग्लोबल डिजिटल राइट्स की बात हो रही फ्रेमवर्क से, 2024 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ऑफ डाटा प्राइवेसी एंड AIEI एथिक्स, और 2025 की बात करें इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिफ्यूजीज की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कि की थीम्स की बात करें तो सबसे पहले जो था 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, जिसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कलेक्टिव राइट्स की बात हो रही है। उसके बाद हम बाइंडिंग ट्रीटीज की बात करें, कन्वेंशन कन्वेंशन बाइंडिंग डिक्लेरेशन सॉफ्ट लॉ की बात हो रही है। न्यू चैलेंज की बात हो रही थी, इसमें डिजिटल क्राइम, क्लाइमेट, रिफ्यूजीज और हेल्थ राइट्स एक्सपेंशन की भी बात हो रही थी। ये चैलेंज आ रहे थे इसके ऊपर, ठीक है। उसके हम बात करें कि क्रोनोलॉजी की बात करें कि इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल कन्वेंशन की बात करें, सबसे पहला हम बात करें फाउंडेशन जो हुई थी वो 17 और 19 सेंचुरी की हम बात करें तो 1648 में जो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, जिसमें मॉडर्न स्टेट सिस्टम सेवरेंटी प्रिंसिपल होता है। 1850 में जो था कांग्रेस ऑफ वीना जी थी, जिसमें फाउंडेशन की बात करें डिप्लोमेट इम्यूनिटीज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही थी। तो 1856 में पेरिस डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद 1864 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ, जिसमें वॉन्टेड सोल्जर को बेटर फूड पेमेंट ला के हुआ था। और 1899 से लेकर 1907 तक ह्यूज कन्वेंशन हुआ, जिसमें वारफेयर, न्यूट्रलिटी, वार क्राइम्स की बात हुई थी। अगर हम बात करें लीग ऑफ नेशन के बाद उसमें 20th सेंचुरी की बात करें 1990 में जो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, इसमें जो था लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें पीस सेटलमेंट हुआ था आफ्टर मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम। उसके बाद लीग ऑफ नेशन की बात करें तो ये हुआ था आफ्टर लीग ऑफ मतलब नेशन हुआ था 1920 में, इसमें फर्स्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट हुआ था। उसके बाद 1928 में जो था कि बेरेंट पैक्ट हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि कैसे हम वार को रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट से करेंगे। उसके बाद हम बात करें पोस्ट को वर्ल्ड वार सेकंड की, इसके बाद यूनाइटेड नेशन 1945 में, इसमें यूनाइटेड नेशन जो चार्टर था वो 1945 में बना था, इंटरनेशनल लॉ और UN सिस्टम्स। उसके बाद 1948 में था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की। उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन जो थे चैप्टर 1 to 4 था, इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात हो रही थी। इसमें रिफ्यूजीज़ की बात करें कन्वेंशन, उसके 1951 में जेनोसाइड की बात हो रही थी। उसके बाद 1966 में ICCPR ICESCR, इसमें ये था सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स की बात हो रही थी। अगर 1969 की बात करें वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ और ट्रीटीज़ की बात हो रही थी, इसमें ट्रीटी मेकिंग, इंटरनेशनल रूल इंटरप्रिटेशन रूल्स की बात हो रही थी। 1972 में
स्टॉकहोम्स डिक्लेरेशन इन्वायरमेंट्स की बात है, जिसमें इन्वायरमेंटल लॉ की बात हो रही थी आईआर में। उसके हम बात करें 1982 में जो थी लॉ ऑफ सीएफ कन्वेंशन की बात हो रही थी। उसके बाद 1984 में जो था कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की हो रही थी। 1987 में मोटर प्रोटोकॉल था, इसमें यही कहा गया था लैंडमार्क ओजोन रूल प्रोटेक्शन। 1989 में जो था वो कन्वेंशन राइट टू चाइल्ड हो रही थी, इसमें चाइल्ड स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी। उसके बाद हम मॉडर्न की बात करें तो सबसे में जो थी कितनी 1992 में थे राइट समिट हुआ था, एजेंडा 21 में हुआ था। अगर उसमें यही कहा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट एक्शन था। उसके बाद हम बात करें 1993 में क्लाइमेट वेपन कन्वेंशन की बात करें। 1998 में जो था रोमन स्टेचू की बात हो रही। 2000 में जो था MDG आया था, और 2002 में जो था वो क्या था फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात हो रही है। 2015 में जो था वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी। उसके बाद 2015 में जो था SDG आया था। उसके बाद 2018 में ग्लोबल कम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशंस। उसके बाद आप ये देख सकते हैं रिजोल्यूशन राइट टू क्लियर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद 2023 में AI एथिक्स और प्रपोज हुआ था UN डिक्लेरेशन क्लाइमेट हुआ था। अब ये चल रहा है कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात, एक्सपेक्टेड फार्मर रिकॉग्नाइजेशन। ये हमने ये पढ़ लिया है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या है, और ये चीज़ हम बात करें आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन से इसमें 10 आर्टिकल थे जिसमें लेटर डिफाइन हुए थे। इसमें हम ये कह सकते हैं फर्स्ट आर्टिकल जो था वो हॉस्पिटल शाल रिकॉग्नाइज न्यूट्रल प्रोटेक्शन। सेकंड आर्टिकल्स की बात करें एम्बुलेंस शाल कंट्रोल्स के बारे में बात हो रही थी। थर्ड की बात करें पर्सनलाइज सर्विंग की बात हो रही थी। फोर्थ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि केयर वगैरह होनी चाहिए। फिफ्थ की और सिक्स की हम बात करें एवरी रेड क्रॉस वाइट बैकग्राउंड्स की बात हो रही है। उसके बाद सेवन्थ की बात करें वॉलंटरी आइसोलेटर्स। उसके बाद 8 की 9 की 10 की आप ये देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें 1864 में कन्वेंशन लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। 1906 1990 1929 में ये फुल फोर्थ कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद रेड क्रॉस सिंबल्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके हम बात करें ह्यू कन्वेंशन की बात करें 1907 में हुआ था। इसका स्ट्रक्चर ये था कि आर्टिकल्स इसमें एग्जांपल ह्यू कन्वेंशन 4907 इसमें 56 आर्टिकल ऑन वार थे। उसका ट्रीटी ऑफ वर्साइज में जो थे सेक्शन थे वो आर्टिकल 440 थे। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट थी लीग ऑफ नेशन की बात हो रही है। तो हम इसके बात करें तो आर्टिकल ट्रीटी ऑफ वर्साइज 1990 में तो ये एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपको एक ही पता लगना चाहिए कि मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आप सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो ये कन्वेंट्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 26 की बात हो रही है। अगर सेक्शन सेकंड की बात करें बाउंड्री ऑफ जर्मनी की बात हो रही है, इसमें 27 से लेकर 30 तक। उसके बाद सेक्शन थर्ड से लेकर इसमें क्लास था कि यूरोप्स की बात हो रही है 31 से लेकर 117। उसके बाद सेक्शन 4 की बात करें जर्मन राइट इंटरनेशनल आउटसाइड जर्मनी, इसमें 118 से लेकर 158। सेक्शन 5 की बात करें ब्रिटिश की बात हो रही है। 6 की बात करें प्रिजनर की बात हो रही है। 7 की बात करें पेरेंटल की बात हो रही है। उसके बाद 8 की बात करें ये तो होता है रिपोर्टेशन, इसमें 231 आर्टिकल से लेकर 247 की बात हो रही है। 9 की बात करें फाइनेंशियली हो रहा था। 10 की बात करें इकोनॉमिक क्लास था। 11th की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 11 12 13 लेबर्स की बात हो रही है। 14 की बात करें फिर 15 की जो फाइनल क्लास था 434 से लेकर 440 तक। अगर की आर्टिकल्स एग्जाम की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें 231 जो था वार गल्स था मोस्ट कन्वेंशन था। उसके बाद हम सेक्शन की बात करें 1 से लेकर 26 लीग ऑफ नेशन की बात हो रही है, ठीक है। उसके हम बात करें कि नेक्स्ट जो था क्लियों ब्रेड पैक्ट जो था 2 आर्टिकल थे। इसमें अगर बात करें तो ये था कि फर्स्ट जो आर्टिकल था वो किसके बेस था, टोटल आर्टिकल 2 हैं। फर्स्ट की बात करें इसमें यही कहा कि कोर डिक्लेरेशन की बात हो रही है कि कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सेकंड की बात करें पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट्स की बात करें, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें ये हमने ऑलरेडी कर लिया, फिर भी हम आर्टिकल देख सकते हैं। आर्टिकल्स इसके कितने ये 19 चैप्टर हैं, 111 आर्टिकल्स हैं। साइन हुआ था 26 जून 1945 में सेंट फ्रांसिस्को। फिर उसके बाद कैम हुआ था कब आया था 24 अक्टूबर 1945 में। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें पर्पज ऑन प्रिंसिपल आर्टिकल 1 से लेकर 2 तक आता है। उसके बाद चैप्टर सेकंड जो था मेंबरशिप्स की बात हो रही है 3 से 6। उसके ऑर्गन की बात करें 7 से 8 आर्टिकल, इसमें 6 प्रिंसिपल 6 ऑर्गन आते हैं। जिसमें आप कह सकते हैं जनरल असेंबली SCE उसका ICG सेक्रेटरीट टर्नशिप वगैरह। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनरल असेंबली जो थी आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22। उसके बाद
सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें 23 से लेकर 32, उसके बाद चैप्टर 6 की बात करें पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट हुआ था 33 से लेकर 38 तक। चैप्टर 7 की बात करें एक्शन विद रिस्पेक्ट थ्रेट टू पीस, ब्रेचेज पीस एंड एक्ट एग्रेशन जो था 39 से लेकर 51 की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें 8 की बात करें री अरेंजमेंट जो हुआ था 52 से लेकर 54 तक। उसके बाद 9 की बात करें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल कोऑपरेशन आर्टिकल 55 से लेकर 60 तक। चैप्टर 10 की बात करें द इकोनॉमिक एंड सोशल आर्टिकल 61 से लेकर 72। उसके बाद चैप्टर 11, 12, 13 की बात करें ये ट्रस्टशिप थी, इसमें ट्रस्टशिप की बात करें आर्टिकल 73 से लेकर 91 का। अगर 14 की बात करें तो ये इंटर्नशिप कोड था 92 से लेकर 96 था। अगर 15 की बात करें ये सेक्रेटरीट था 97 से लेकर 101 तक। उसके बाद हम बात करें चैप्टर 16 से लेकर 70 तक, इसके में प्रोविज़न वगैरह थे, इसमें 102 से लेकर 105। उसके बाद हम बात करें 18 से 19 जो आर्टिकल्स चैप्टर थे उसमें ये था कि कैसे अमेंडमेंट वगैरह हो सके 108 से लेकर 111 तक। ठीक, तो ये हमने अच्छे से कर लिया है, देख सकते हैं चैप्टर 1 में ये क्या क्या यूएन पर्पस था। उसके बाद चैप्टर 6 में जो पीसफुल सेटलमेंट थी डिस्प्यूट था। चैप्टर 7 की बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एक्शन। उसके बाद चैप्टर 14 की बात करें 92 से लेकर 96 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की बात करें, इसमें टोटल जो आर्टिकल थे 30 थे, ये अडॉप्ट हुआ था 10 दिसंबर 1948 में, और ये डिक्लेरेशन हुआ था फंडामेंटल राइट्स। उसके हम बात करें पार्ट फर्स्ट की बात करें जर्नल प्रिंसिपल जो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 2 था, इसमें ऑल ह्यूमन राइट्स बोर्न फ्री वगैरह थे। उसमें आप ये कह सकते हैं आर्टिकल सेकंड की बात हो रही है। आर्टिकल सेकंड की बात पार्ट सेकंड की बात करें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है, जिसमें लिबर्टी, नो स्लेवरी, नो टॉर्चर राइट्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें 17 की बात करें राइट टू ओन प्रॉपर्टीज़। उसके बाद 20 की बात करें राइट्स पीसफुल असेंबली एसोसिएशन। 21 की बात करें राइट टू पार्टिसिपेट्स गवर्नमेंट एक्सेशन पब्लिक। फिर उसके बाद पार्ट थर्ड की बात करें इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स की बात हुई, ये 22 से लेकर 27 तक है। इसमें ये कहा गया था राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात करें, जिसमें राइट टू वर्क की हो रही थी, राइट टू रेस्ट की बात हो रही थी, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही थी, राइट टू पार्टिकुलर कल्चर्स बेनिफिट्स फॉर साइंस। उसके बाद जो फोर्थ या लास्ट का था ड्यूटी एंड डिलिमिटेशन की बात हो रही, जिसमें कहा गया था कि राइट टू सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें रिलीज होना चाहिए, ड्यूटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होना चाहिए। उसके बाद नो पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन जो थी वो इंगेज होनी चाहिए एक्टिविटीज़ एम डिस्ट्रॉइंग राइट्स एंड फ्रीडम्स। ये क्विक रिवीजन की बात करें। उसके हम बात करें जिनेवा कन्वेंशन की बात कर सकते हैं, इसमें 1949 से मतलब आया था। इसमें जो क्रोनोलॉजी का हम बात कर सकते, इसमें जो थे 64 जो थे वो आर्टिकल्स थे, जिसमें कहा गया था कि कैसे इसके ऊपर मुझे कन्वेंशन फर्स्ट ये 64 आर्टिकल है, इसमें ये कहा गया था 6 इन आर्म्स फील्ड की बात हो रही थी। और कन्वेंशन सेकंड की बात करें 63, इसमें ये कहा गया 106 एंड के मेंबरशिप्स के आर्टिकल 3 आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक, 12 आर्टिकल 23 22 से लेकर 34 आर्टिकल 34 42 से लेकर 43। ठीक है, अगर कन्वेंशन थर्ड की बात करें 143, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर की वार की बात हो रही है, जिसमें फोकस था कि कैसे हम इसके ऊपर राइट टू करें। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 3 था वो कॉमन आर्टिकल था, आर्टिकल 4 से 22 था डेफिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ POW, और फिर उसका आर्टिकल 21 से लेकर 49 से ट्रीटमेंट ऑफ डिस्प्यूटमेंट्स की बात हो रही है। फिर उसका कन्वेंशन 4 की बात करें 159 आर्टिकल था, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन टाइमलेंस वार की बात हो रही है। उसके बाद कॉमर्स आर्टिकल जो था ऑल 3 जो था ऑल कन्वेंशन था। अगर हम बात करें समरी की बात करें जो हमने पढ़े आर्टिकल 64 जो था वॉन्डेड सोल्जर लैंड की बात हो रही है। कन्वेंशन सेकंड की बात करें तो इसमें मिलिट्री की बात हो रही है। उसके बाद आर्टिकल कन्वेंशन थर्ड जो आर्टिकल 143 था, इसमें प्रिजनर ऑफ वार की बात हो रही है। और कन्वेंशन 4 जो आर्टिकल 159 था सिविलियन वायर्स ऑक्युपाइड टेरिटरी की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें 11th की बात करें कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज कन्वेंशन, इसमें जो थे आर्टिकल्स कितने थे 46 थे, और ये फोर्स हुआ था 22 अप्रैल 1954 में 54 में। तो अगर बात करें वो 1967 में रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज इसमें रिमूव्ड हुआ था
जियोग्राफी, टेम्परेरी लिमिट्स और किसकी हो रही थी। अगर इसके बाद समरी की बात करें, आर्टिकल्स सेक्शन फर्स्ट में बात कर सकेंगे जनरल प्रोविजन में आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक आ रहा है। तो इसमें डेफिनेशन रेफ्यूजीज़ की बात हो रही है, रेफ्यूजीज़ के ऊपर जनरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, फिर उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं रेफ्यूजीज़ ऑफ प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स, ये आप आर्टिकल जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सेकंड की बात करें, जुडिशल स्टेटस की बात हो रही है आर्टिकल 12 से लेकर 16 तक। उसके बाद हम बात करें रिमेनिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें ये था कि आर्टिकल सेक्शन थर्ड जो था 70 से लेकर 19, सेक्शन 14 जो था, सेक्शन 4 जो था आर्टिकल 20 से लेकर 24 जिसमें वेलफेयर ऑफ राइट होस्टिंग पब्लिक रिलीफ लेबर्स की बात हो रही है। उसके बाद सेक्शन 5 की बात करें आर्टिकल 25 से लेकर 34, सेक्शन 6 की बात करें आर्टिकल 35 से लेकर 46। उसके बाद हम नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कन्वेंशन एंड पनिशमेंट्स क्राइम जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में, इसमें 19 आर्टिकल्स थे। ठीक, ये कब इन्फोर्स हुआ था? 12 जनवरी 1951 में। ठीक, ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। अगर इसके फेमस आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 2 था डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड, आर्टिकल 3 जो था पनिशमेंट एक्ट था, आर्टिकल 6 जो था उसमें आप ये कह सकते हैं कॉम्पिटेंस ट्रिब्यूट्स, आर्टिकल 1 CG जो था वो ICG रूल्स डिस्प्यूट कर रहा था। अगर हम बात करें वेना कन्वेंशन की बात करें, ये अडॉप्ट हुआ था कब? 23 मई 1969 में। ये इन्फोर्स हुआ था 27 जनवरी 1980 में, और इसके जो टोटल पार्ट थे 6 थे, और उसके बाद आर्टिकल थे वो 85 थे। अगर हम बात करें सबसे पहले जो आर्टिकल पार्ट फर्स्ट था, इसमें इंट्रोडक्शन था 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, इसमें स्कोप वगैरह था, डेफिनेशन सी रिलेशन था, फिर उसके बाद ये अप्लाई वगैरह कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें पार्ट सेकंड, इसमें कंक्लूजन था कि कैसे एंट्री को इन्फोर्स किया जाता है ट्रीटीज़ को लेकर, ये 6 से लेकर 25 तक, जिसमें आ जाता था कि कैपेसिटी वगैरह हो जाती है, फुल पावर्स, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, और उसके बाद एंट्री फोर्स की बात हो रही है। अगर चैप्टर थर्ड की बात करें तो इसमें ये था ऑब्जर्व वगैरह करना, कैसे इस चीज़ के ऊपर बात होती थी, ये 26 से लेकर 30 तक था। अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें, इससे इम्प्लीमेंट वगैरह थी 39 से लेकर 41 तक। उसके बाद पार्ट फिफ्थ की बात करें, इसमें इनवैलिडिटी, टर्मिनेशन, सपरेशन, ऑपरेशन ऑफ ट्रीटीज वगैरह 42 से लेकर 72 तक। उसके बाद पार्ट सिक्स की बात देखें तो इसमें ये था कि कैसे हम प्रोविजन वगैरह को कर सकते हैं, और इसके हम की फोकस की बात करें तो इसमें पार्ट सेकंड जो था कंक्लूजन ट्रीटीज और 6 से लेकर 25 तक। उसके बाद पार्ट थर्ड था जो था कैसे हम इसके ऊपर मतलब काम कर सकें, आर्टिकल 26 से लेकर 38। उसके बाद पार्ट फिफ्थ जो था 42 से लेकर 72 तक। उसके बाद हम बात करें कि इंटरनेशनल जो था इंटरनेशनल कन्वेंट एंड सिविल्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये अडॉप्ट हुआ था 16 दिसंबर 1966 और कैम फोर्स हुआ था 23 मार्च 1976। उसके में टोटल पार्ट थे 6 थे और आर्टिकल कितने से 53। इसका ये तो फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में बात कर सकते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, आर्टिकल फर्स्ट की बात हो रही, सेकंड की बात करें स्टेट पार्टिकल ओब्लिगेशन 2 से लेकर 5 तक। अगर पार्ट थर्ड की बात करें, इसमें ये था सबऑर्डिनेट राइट, इसमें आर्टिकल जो थे 6 से लेकर 25 तक। इसमें ये था राइट टू लाइफ, राइट टू टॉर्चर, स्लेवरी, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन मतलब ये सब थे। ठीक, और 27 की बात करें प्रोटेक्शन मिनोरिटी राइट। उसके बाद फोर्थ की बात करें पार्ट फोर्थ की, UN ह्यूमन राइट कमेटी थी 28 से लेकर 52 तक, 45 तक। फिर उसके बाद करें इंटरप्रिटेशन जो थी 46 से लेकर 47 तक। अगर फाइनल क्लास की बात करें 48 जो थे वो किस पे फोकस है, ओपन साइन वगैरह, 49 जो थे ब्रिटिश, 50 जो थे प्रोविजनर्स, उसके बाद 53 जो इसमें लैंग्वेज वगैरह का रोल दिया था। अगर हम की फोकस की बात करें एग्जाम के रिलेटेड, जो पार्ट फर्स्ट जो था आर्टिकल फर्स्ट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी, पार्ट सेकंड 2 से लेकर 5 स्टेट ओब्लिगेशन, पार्ट थर्ड जो था वो 6 से लेकर 27 ये कोर पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही है, और पार्ट फोर्थ की बात करें आर्टिकल 28 से लेकर 45 की बात हो रही है। अगर हम बात करें पार्ट 15 की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि इंटरनेशनल कन्वेंट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स, जिसमें 1966 में अगर अडॉप्ट की बात करें तो इसमें जो था 16 दिसंबर 1966, और ये फोर्स हुआ था 3 जनवरी 1976। उसमें टोटल पार्ट जो थे 5 थे, टोटल आर्टिकल जो थे 31 थे। ठीक,
अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की बात करें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आर्टिकल फर्स्ट, और सेकंड की बात करें जनरल ऑब्लिगेशन स्टेट्स 2 से लेके 5 तक। अगर हम बात करें पार्ट थर्ड के, इसमें सब्सटेंस राइट्स आर्टिकल जो थे 6 से लेके 15 तक थे। अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें इंटरनेशनल मेजर इम्प्लीमेंट्स, ये आर्टिकल 16 से लेकर 25 तक। अगर पार्ट फिफ्थ की बात करें फाइनल प्रोविजनल से लेकर 26 से लेकर 31। अगर हम बात करें कि समरी कंटेंट की बात करें 27 से लेके ये चीज़ थी कि मतलब कैसे टेरिटरी एप्लीकेशन वगैरह प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंट्स। अगर हम फोकस करें एग्जाम के रिलेटेड तो उसमें ये कहा गया था पार्ट फर्स्ट था वो किसके ऊपर था, सेल्फ डिटर्मिनेशन था, आर्टिकल 2 से लेकर 5 स्टेट ओब्लिगेशन, उसके बाद आर्टिकल 6 से लेकर 15 तक इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स, जो पार्ट 4 जो है चैप्टर पार्ट फोर्थ आर्टिकल 16 से लेकर 25 रिपोर्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन था। और उसके पार्ट फिफ्थ की बात करें 26 से लेकर 31 टेक्निकल प्रोविजन की बात हो रही थी। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, इसमें ये जो था 1982 में था, ये अडॉप्ट हुआ था 10 दिसंबर 1982। ये कैम फोर्स हुआ था 16 नवंबर 1994। इसमें पार्ट जो थे 17 थे, और आर्टिकल्स की बात करें 390, और नेक्स्ट की बात करें 9 थे। ठीक, अगर पार्ट फर्स्ट की बात करें जनरल प्रिंसिपल जो थे, इसमें आर्टिकल फर्स्ट की बात हो रही है, टेरिटरी सी की बात करें तो 2 से लेकर 33 की बात करें। अगर उसके बाद स्टेट्स यूज़ की बात करें तो इसमें 33 से लेकर 45। उसके बाद पार्ट फोर्थ में 46 से लेकर 54। उसके बाद जो पार्ट फिफ्थ जो था इकोनॉमिक जोन 55 से लेकर 75। उसके बाद पार्ट 6 जो था वो 76 से 85। पार्ट 7 जो था हाई सी जो था 86 से लेकर 120। उसके बाद पार्ट जो था 11 जो था उसमें ये कहा था 133 से 91। उसके बाद पार्ट 15 जो था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो था वो आर्टिकल 279 से लेकर 299 था। ठीक, जो नेक्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट जो था हाईली माइग्रेटेड स्पीशीज था, सेकंड की कमीशन ऑफ लिमिट्स, सिक्स्थ की बात करें स्टेटस ऑफ आइडियस। अगर की फोकस एग्जाम की बात करें जो था वो पार्ट सेकंड की जो था 2 से लेकर 33 आर्टिकल, इसमें टेरिटोरियल सी की बात हो रही है। पार्ट फिफ्थ की बात करें 55 से लेकर 75 की बात हो रही है, जिसमें इकोनॉमिक्स वगैरह की बात हो रही है। उसके बाद पार्ट 6 की बात है जिसमें कंटिन्यूसली सेल्फ राइट्स। उसके बाद आर्टिकल्स 133 से लेकर 91 तक की जिसमें था सिबल्ट एरिया ISC था। और उसके बाद जो पार्ट जो 15 था उसमें आर्टिकल 279 से 99, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट्स की बात हो रही थी। अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC 1989 में, इसमें अडॉप्ट हुआ था 20 नवंबर 1989 में, इंटर इंटू फोर्स हुआ 2 सितंबर 1990 में। अगर टोटल आर्टिकल्स की बात करें 54 थे, इसके पार्ट जो थे वो कितने 3 थे। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें यही कहा गया था सब्सिडी राइट्स जो थे आर्टिकल्स 1 से लेके 41 तक। अगर सेकंड की बात करें इम्प्लीमेंट्स की बात करें 42 से लेके 45 तक थे। अगर फाइनल प्रोविज़न की बात करें 46 से लेके 54 तक थे। अगर फोकस की बात करें एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें ये आ सकता है कि आर्टिकल फर्स्ट जो था वो डेफिनेशन कर रहा था चाइल्ड की बिलो 18 ईयर्स। उसके बाद थर्ड जो था बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड प्रिंसिपल्स। उसके बाद आर्टिकल 12 जो था राइट टू चाइल्ड हेड्स। आर्टिकल 90 जो प्रोटेक्शन अब्यूज नेग्लेक्ट्स। उसके बाद प्रोटेक्शन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद टॉर्चर्स। उसके बाद 42 45 की बात जो कमेटी वगैरह बनती थी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं रोमन स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स जो था 1999 में बना था। इसमें जो थे अडॉप्ट हुआ था 17 जुलाई 1998 में, कैम इंटू फोर्स 1 जुलाई 2002। इसमें 113 पार्ट थे और 128 जो थे वो क्या थे आर्टिकल्स थे। अगर हम बात करें पार्ट की बात करें इस्टेब्लिश कोर्ट हुआ था 1 से लेकर 4 तक। सेकंड की बात करें इसमें आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 21। पार्ट थर्ड की बात करें जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ होते हैं, इसमें आर्टिकल 22 से लेकर 33। उसके बाद आर्टिकल 4 की बात करें जिसमें कंपोजिशन एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट की बात करें 34 से लेकर 54। और फिफ्थ की बात करें इसमें आता था 53 से लेकर 61। उसके बाद सिक्स में 62 से 76। उसके बाद सेवन्थ की बात करें 77 से 80। उसके बाद 8 की बात करें 81 से लेकर 85। 9 की बात करें 86 से 102। उसके बाद 10 की बात करें 103 से 1111।
उसके बाद असेंबली पार्ट 11 की बात करें, असेंबली ऑफ स्टेट पार्टिकल्स, तो इसमें यह था कि आर्टिकल 112 से लेके 118 है। उसके बाद 12 की बात करें 113 से लेके 118, और उसके बाद 13 की फाइनल की बात करें, फाइनल क्लास जो था 190 से लेके 128। अगर हम एग्ज़ाम के रिलेटेड की बात करें तो इसमें ये था कि पार्ट सेकंड और आर्टिकल 5 से लेके 21, उसके बाद 17 आर्टिकल, 27 आर्टिकल, 28, और उसके बाद पार्ट 9 की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये अडॉप्ट हुआ था 15 दिसंबर 2015 में। इसमें COP 21 पेरिस हुआ था। इसमें अगर इंटर की फोर्स करें 4 नवंबर 2016, इसमें पार्टिकल कितनी थी 29, और उसके बाद पार्टिकल कितने थे 29। पार्टीज 195 जो थी एज 2025, और आर्टिकल 29 थे। ठीक, अगर और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आर्टिकल्स 2 थे उसका की प्रोविजन ये था, आर्टिकल 2 जो ऑब्जेक्टिव बताता था, 3 जो था नेशनलिटी की बताता था, 4 जो था मेडिकेशन NDC, 6 जो कॉपरेशन की बात हो रही, 7 अडॉप्शन की बात, उसके बाद 9 की क्लाइमेट की फाइनेंस, और उसके बाद 13 की ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद 14 की ग्लोबल स्ट्रोक कोड, 15 की बात कंप्लेंट्स। उसके बाद ये एग्ज़ाम के रिलेटेड जो थे, सेकंड जो था टेम्परेचर गोल था, 4 जो था नेशनलिटी था, 6 जो था कार्बन की बात हो रही, 7 जो ग्लोबल था, 9 जो था क्लाइमेट था, इनहेंस जो 13 जो था इनहेंस की बात हो रही, 14 जो था ग्लोबल स्टॉक्स, और 15 जो था कॉम्प्लिकेंस मैकेनिज्म। अगर 20 की बात करें, ये लास्ट का जो है, इसमें प्रोविजन है UN डिक्लेरेशन AI एथिक्स डिजिटल डॉट बाई 2025। इसमें यही कहा गया था कि UN जो थे कॉन्सुलेट प्रोसेस थे इसमें कि 2025 से लेकर 2026 की बात। इसमें स्ट्रक्चर ये था कि चैप्टर, आर्टिकल और गाइडलाइन प्रिंसिपल थे। ठीक, अगर इसमें हम कह सकते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक इसमें क्या था, फर्स्ट राइट टू आइडेंटिफाई, राइट टू फ्रीडम सेट एक्सप्रेशन, राइट टू प्रोटेक्शन AI बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एलिगेंट ट्रांसपेरेंसी। 5th जो था डिजिटल्स की बात हो रही है, और 6 से लेकर 10 तक जो एजुकेशन, UN फॉरगेटिंग प्रोटेक्शन क्लाइमेट ऑनलाइन। अगर चैप्टर सेकंड की बात करें, AI वेलफेयर इंटरनेशनल आर्टिकल्स, इसमें 11 से लेकर 20 तक थे। उसके बाद चैप्टर थर्ड की बात करें, डाटा सॉवरेनिटी प्राइवेसी, 21 से लेकर 30 तक। उसके बाद 30 तक, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आप बात कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम की आप कह सकते हैं कि डिजिटल ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, AI वॉरफेयर की बात हो रही है, ग्लोबल एथिक्स की बात हो रही है। उसके बाद कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें UN चार्टर्स वगैरह हो सकते हैं, UN डिक्लेरेशंस, उसके बाद ICC एग्रीमेंट्स वगैरह। उसके बाद फाइनल कन्वेंशन की मतलब फाइनल ओवरऑल की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ बैकबोन्स, ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही थी। फिर उसके बाद हमने प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन लॉ की, उसके बाद की ट्रेंड्स की बात, कोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात, रेगुलेशंस ऑफ आर्म्स की बात हो रही है, इन्वायरमेंट ट्रीटीज़ की बात हो रही है, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है, उससे सॉवरेनिटी ग्लोबल्स की बात हो रही है, उसके कंटेम्प्रेरी चैलेंज की बात हो रही है। ठीक है, और फ्यूचर डायरेक्शन की बात हो रही है, हम एग्ज़ाम के रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो था, हमने इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कर लिया, और साथ में कुछ हमने डिटेल से हमने अच्छे से कर लिया, जैसे कि 20 हमने पॉइंट मेन पढ़े हैं, जिसमें हमने डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन दी, डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे क्या कि मतलब ह्यूमन राइट्स के कितने आर्टिकल्स थे, उसके बाद चाइल्ड्स के कितने थे, मतलब ऐसे वुमेंस के ऊपर कितने थे, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो मैं इसकी आप PDF शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।